पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट पर लगातार जमानत याचिका दायर करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। संजीव भट्ट वही पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं जिसने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए कई खुलासे किए थे और अब संजीव भट्ट उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। साल 1988 में संजीव भट्ट ने बतौर पुलिस ऑफिसर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। गुजरात के शहर जामनगर में साल 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा को रोका गया तो गुजरात के जामनगर समेत देश के कई इलाकों में दंगे भड़क गए। जामनगर में हुए दंगे में पुलिस ने टाड़ा कानून यानी आतंकवाद की रोकथाम के लिए 133 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे इनमें एक 39 साल का एक प्रभुदास वैश्यनानी भी शामिल था। तकरीबन 1 महीने के बाद प्रभुदास वैश्यनानी की किडनी फेलियर की वजह से अस्पताल में मौत हो गई थी, लेकिन इस प्रभुदास वैश्यनानी की मौत का जिम्मेदार उसके भाई ने पुलिस ऑफिसर्स को ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी में पिटाई की वजह से प्रभुदास वैश्यनानी की किडनी खराब हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और प्रभुदास वैश्यनानी के भाई अमृत वैष्णवी ने संजीव भट्ट समेत 6 पुलिस ऑफिसर्स पर केस दर्ज करा दिया। बाद में प्रभुदास वैश्यनानी की किडनी के टेस्ट के डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई गई और 1995 में संजीव भट्ट इस मामले में निर्दोष साबित हुए और कोर्ट की तरफ से संजीव भट्ट के इस मामले को क्लोज कर दिया गया। साल 1996 में राजस्थान के पालनपुर में एक वकील के होटल से ड्रग बरामद किया गया था। इस वकील को नारकोटिक्स मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में राजस्थान पुलिस ने दावा किया कि यह ड्रग वकील को फंसाने के लिए उनके पास रखा गया था और इसके बाद संजीव भट्ट के खिलाफ वकील पर गलत कार्रवाई के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सन 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और सन 2002 में गुजरात में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए। इन दंगों में मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्मों से दुनिया कांप उठी थी और इस खौफनाक दंगे को भड़काने का इल्ज़ाम नरेंद्र मोदी पर लगाया गया। उस वक्त कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई जिससे यह साबित किया गया कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस और लोगों को मुसलमानों पर हमला करने के लिए उकसाया था। और नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करने वालों में सबसे अहम थे उस वक्त के आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट। संजीव भट्ट नरेंद्र मोदी की सुरक्षा टीम का भी हिस्सा रहे थे। सन 2002 में जब गुजरात दंगे हुए तो उस दंगे की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था। जो ये टीम इस दंगे की जांच कर रही थी, इसे लेकर संजीव भट्ट ने कहा था कि इसकी जांच के लिए दूसरी टीम का गठन किया जाए क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन टीम पर मुझे भरोसा नहीं है। दरअसल 27 फरवरी सन 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई थी। इसमें 59 हिंदू कार सेवकों की मौत हो गई थी। इस ट्रेन में आग लगाने का इल्ज़ाम मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगाया गया था। इसका बदला लेने के लिए गुजरात के हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले कर दिए। इस गुजरात दंगों में हज़ारों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग गायब हो गए थे जिनका कोई पता नहीं चल पाया। एक एसआईटी टीम ने जो गुजरात दंगों की जांच कर रही थी, सन 2011 में उसने संजीव भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया। इस पूछताछ के दौरान संजीव भट्ट ने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। संजीव भट्ट ने बताया कि 27 फरवरी सन 2002 यानी जिस दिन साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाई गई थी, उसी दिन शाम को संजीव भट्ट के पास एक कॉल आया और संजीव भट्ट को उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की खुफिया मीटिंग में शामिल होने का पैगाम मिला। नरेंद्र मोदी की इस खुफिया मीटिंग में संजीव भट्ट के साथ कई और लोग भी शामिल थे। अपनी इस खुफिया मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा उतारने का मौका देना चाहिए ताकि गोधरा जैसा मामला दोबारा सामने न आ सके। मार्च 2011 में भी कोर्ट में संजीव भट्ट ने यही दावा किया था और इसी के बाद गुजरात में जगह जगह दंगे भड़के और हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। सैकड़ों बिल्किस बानो जैसी मुस्लिम औरतों की इज्जतों को नोच लिया गया था। संजीव भट्ट के इस खुलासे के फौरन बाद उसे विदाउट परमिशन ड्यूटी पर गैर हाजिर होने का इल्ज़ाम लगाकर और सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था और 30 सितंबर 2011 को संजीव भट्ट को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। संजीव भट्ट की यह गिरफ्तारी उसके मातहत काम कर चुके एक पुलिस कांस्टेबल की तरफ से दर्ज की गई एक रिपोर्ट की वजह से की गई थी, जिसमें संजीव भट्ट पर आरोप लगाया गया कि उसने पुलिस अधिकारी पर दबाव डालकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ हलफनामा दायर कराया था। इसके बाद अक्टूबर 2011 में संजीव भट्ट को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
संजीव भट्ट इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे और बीजेपी हुकूमत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखते और बोलते रहे। इसके बाद दोबारा 2018 में संजीव भट्ट पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा और उनके खिलाफ एक पुराने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई। 5 सितंबर 2018 को सीआईडी ने संजीव भट्ट को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और उस वक्त ये बताया गया था कि उसे 1998 के पालनपुर ड्रग प्लांटिंग केस में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद गिरफ्तार किया गया है। ये वही मामला था जब 1996 में एक वकील के होटल से ड्रग बरामद किया गया था। वकील ने संजीव भट्ट पर आरोप लगाया कि उसने उसे फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन जून 2019 में एक 30 साल पुराने मामले में संजीव भट्ट को आजीवन कारावास यानी जिंदगी भर कैद की सजा सुना दी गई। ये वही मामला था जब 1990 में जामनगर दंगों को रोकने के लिए 133 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक 39 साल के प्रभुदास वेशनानी की 1 महीने के बाद किडनी फेलियर की वजह से मौत हो चुकी थी और इसकी मौत का जिम्मेदार कस्टोडियल डेथ बनाया गया, यानी संजीव भट्ट पर इल्ज़ाम लगाया गया कि कस्टडी के दौरान उसने अपने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन यह मामला 1995 में क्लोज कर दिया गया था, जिसमें यह साफ हो चुका था कि प्रभुदास वेशनानी की मौत पिटाई से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई है। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक इसके अलावा बहुत से ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब पुलिस कस्टडी के दौरान बहुत से एक्यूज्ड की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसे मामलों में किसी पुलिस अधिकारी पर कोई केस तक दर्ज नहीं किया गया। सिर्फ कुछ ही दिनों पहले मेवात के एक सैकुल नाम के नौजवान की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी थी, जिसे बगैर किसी क्राइम सबूत के अरेस्ट किया गया था और पिटाई की वजह से पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी। ऐसे कितने ऐसे मामले हैं, लेकिन संजीव भट्ट के अलावा किसी भी मुजरिम को ऐसे मामलों में सज़ा नहीं दी गई। अब तक संजीव भट्ट की तरफ से जमानत के लिए लगातार कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इससे पहले भी संजीव भट्ट पर जमानत की याचिका लगाने पर 10,000 का फाइन लगाया गया था। लेकिन सवाल यही है कि क्या संजीव भट्ट को कभी कोई इंसाफ मिल पाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।